जरायम की दुनिया में अपराधी और पुलिस के बीच धरपकड़ का एकमात्र जरिया होता है खबरी, जो अपनी जान पर खेलकर पुलिस को अपराधियों की इंफॉर्मेशन देते हैं। खबरियों के टिप पर तो बड़े बड़े गैंगस्टर और डॉन भी पकड़े गए। पुलिस अगर 10 मिनट लेट नहीं होती ना, तो क्या पता आज दाऊद इब्राहिम भी भारत के किसी जेल में बंद होता, सड़ रहा होता। वैसे आज कहानी सिर्फ दाऊद की नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े और अमीर खबरी की है, जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई। लेकिन कहते हैं सबसे बड़े खबरी के मौत के पीछे डॉन का ही हाथ है। लेकिन क्या दाऊद किसी खबरी को जान से मरवा सकता है? अब ये तो आप तब समझ पाएंगे जब आप खबरी सलीम लंगड़े की पूरी कहानी सुनेंगे। तो आइए वो कहानी आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। सलीम लंगड़ा 80 और 90 के दशक का इकलौता खबरी है, जिसने न सिर्फ पुलिस की मदद की, बल्कि अपने मुखबिरी से देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद की और भारत को बाहरी खतरे से बचाया। वैसे मुंबई के इस खबरी का असली और पूरा नाम सलीम सिद्दीकी था, लेकिन मुंबई पुलिस और तमाम एजेंसियों के लिए काम करते करते इस खबरी ने पुलिस के इनाम के साथ साथ अनगिनत नाम भी कमाए। कोई उसे सलीम चोर बुलाता था, तो कोई उसे सलीम खबरी। रहने वाला वो कोलाबा का था, लिहाजा कुछ लोग उसे सलीम कोलाबा वाला भी कहकर बुलाते थे। मगर जिस नाम से सलीम ने पुलिस से लेकर पब्लिक तक के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो था सलीम लंगड़ा। वो इसलिए क्योंकि अपराधियों की खबर निकालते वक्त एक दिन एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई और उसी वजह से वो आगे थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगा और तभी से उसका नाम सलीम लंगड़ा पड़ गया। सलीम लंगड़े के बारे में मुंबई पुलिस में मुखबिरियों के बीच एक कहावत आम थी कि उसे समंदर में छुपी गुनाह की लहरें दूर से दिख जाती थी। मुंबई में उसके नेटवर्क से बेहतर किसी का नेटवर्क नहीं था। अंडरवर्ल्ड हो या फिर नशे के कारोबारियों का गोरख धंधा, यहाँ तक कि मानव तस्करों से लेकर मिलावटी तेल का खेल करने वाले पर भी उसकी नज़र टिकी रहती थी। फिर एक दिन सलीम के इनपुट पर ही पुलिस ने उस दौर में नशे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी कि उससे पहले हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी ने नहीं पकड़ी थी। उस दौर में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस खेप की कीमत करोड़ों में थी और जब सलीम ऐसी खबर देता था तो उसे इनाम भी मिलता था और उसे इतने इनाम मिले थे कि वो सबसे अमीर खबरी बन गया था। एक बार की बात है, सलीम ने एक ऐसा ही टिप मुंबई के कस्टम डिपार्टमेंट को दिया था और ड्रग का उसने ना एक बहुत बड़ा खेप पकड़वा दिया था, जिसके बदले उस जमाने में सलीम लंगड़े को 18 लाख रुपये बतौर इनाम में मिला। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उसके जेब में 1000 रुपये भी होंगे। तो जब वो अपने 18 लाख रुपये लेकर अपने बीबी के साथ कोलाबा के एक बैंक में जहां उसका खाता था पैसे जमा करने पहुंचा, तो मैनेजर को लगा कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए। मामूली सा दिखने वाला इंसान, उसके पास लाखों 18 लाख रुपये, देखने में तो बहुत गरीब लग रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें बिठाया और चुपके से पुलिस को बुला लिया। अब सलीम लंगड़ा एक खबरी था, ये बात सिर्फ उन लोगों को पता था जिनके लिए वो खबरी का काम करता था। लिहाजा जो पुलिस आई उन्हें भी नहीं पता था कि ये वही सलीम लंगड़ा है जो सबसे बड़ा खबरी है। सलीम भी अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था और ना ही ये बता सकता था कि पैसा खबरी होने के लिए इनाम में मिला है। लेकिन जब पुलिस को जवाब नहीं मिला कि उनके पास ये पैसे आए कहाँ से, तो उन्होंने सलीम, उनकी बीबी और 18 लाख रुपये को लेकर थाने आ गए। सलीम पक्का खबरी था, उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो बस ये बोलता रहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ईमानदारी खून पसीने की कमाई है। लेकिन पुलिस पूछ रही थी, लेकिन खून पसीने का वो काम कहाँ से, किसने दिया ये पैसे? अब सलीम ये बता नहीं सकता था। तब पुलिस ने कहा कि या तो देखो तुम बता दो कि ये पैसे तुम कहाँ से लेकर आए हो, क्या कांड किया है तुमने, या अगर ईमानदारी से कमाए हो तो सोर्स बताओ कि इतना सारा पैसा लेकर कहाँ से आए हो। नहीं तो ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से, पैसा यहीं छोड़ो। कुल मिला के सलीम समझ चुका था कि ये पुलिस वाले ना पैसे हड़पने के फिराक में हैं और सलीम भी अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन वो थाने में ही बैठा रहा अपनी बीबी के साथ, वहाँ से हिला भी नहीं। लेकिन इसी बीच किस्मत से क्या हुआ ना कि उसी शाम थाने में किसी ज़रूरी काम को लेकर कस्टम विभाग का एक अफसर जो है वो कोलाबा थाने में पहुँच गए और वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने सलीम को देखा। सलीम को देखते ही वो पहचान गए। उन्होंने उससे सारी बात पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब उसने पूरी कहानी बता दी। फिर उस अफसर की पैरवी पर पुलिस वालों ने सलीम को पैसे के साथ जाने दिया।
हालांकि उसने पूछा भी कि क्यों आप इसे छोड़ रहे हो। उसने कहा कि तुम समझो कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए छोड़ दो। पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं क्योंकि कोई क्राइम केस तो था नहीं, तो जाने देते हैं। लेकिन जब बाहर निकलता है वो कस्टम ऑफिसर, तो सलीम से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे रहे, तुम बता देते कौन हो, हमने दिया है पैसा या जो भी था, तुम सच बता देते, जाने देते ये। यहाँ पे सलीम लंगड़े ने जो कहा उसे सुनकर वो अफसर भी चौंक गया कि सर मैं बता तो देता कि पैसे कहाँ से मिले हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आती ना, उसके बाद ना तो मैं सेफ रहता और ना ही मैंने जिस अफसर को ये खबर दी है वो सेफ रहते। अंडरवर्ल्ड और जो नशे के तस्कर हैं उनके नज़र पर हम आ जाते, हम टारगेट पर आ जाते और हम सबका काम तमाम हो जाता है। इसलिए मैंने सच नहीं बोला। तब उस कस्टम ऑफिसर ने उसे कहा कि सलीम तुम एकदम सच्चे खबरी हो। तो कुछ ऐसा ही था सलीम लंगड़ा, जो अपने काम को लेकर पूरा ईमानदार था, इसलिए इस खबरी के धंधे में उसका बड़ा नाम था, लेकिन पहचान बिल्कुल छुपी हुई थी। नॉर्मल ज़िंदगी में वो आम लोगों के तरह ही कुछ काम धंधा किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में उसके नाम के कई सारे दुश्मन थे जो उसे रास्ते से हटा देना चाहते थे, क्योंकि सलीम लंगड़े की वजह से पुलिस अफसर उनके धंधे पर हाथ मार दिया करती थी और उनका जो बना बनाया धंधा था अंडरवर्ल्ड वालों को वो चौपट हो जाता था। उनका जो सामान होता था करोड़ों करोड़ों का वो पकड़ा जाता था। यूँ तो सलीम हर वक्त अपराधियों के पीछे होता था खबर हासिल करने के लिए, लेकिन एक बार खुद खबर सलीम तक चलती हुई आई थी। दरअसल हुआ ये कि दाऊद के गैंग से जुड़े एक आदमी ने सलीम लंगड़े से मुलाकात की। उसका बोट का बिजनेस था। उसने कहा कि ये 2 विदेशी हैं, यहाँ रहने आए हैं, उनका ख्याल रखो तुम, ये जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ इनको ले जाओ। इनका जो धंधा है वो ड्रग्स और तेल के धंधे से जुड़ा है, तो तुम इसे घुमाओ मुंबई में जहाँ ये बोले। सलीम का दरिये में बोट का बिजनेस था, तो उसने बोट पर घुमाना उन्हें शुरू कर दिया। बदले में पैसे मिल रहे थे और सलीम अपराधियों के बीच में भी रहता था ताकि कोई खबर उसे मिल जाए। इसके बाद उन्हीं के साथ वो रहने लगा। फिर इसी दौरान क्या हुआ ना, सलीम अपराध को तो देखकर ही पहचान जाता था, उन दोनों विदेशी लोगों की हरकतों पर उसे शक होने लगा। फिर उसने समझने की कोशिश की कि आखिर वो लोग मुंबई में घूम क्यों रहे हैं, वो भी खास करके एक ही जगह पर जहाँ पहुँचकर वो फोटोग्राफी लेते थे अलग अलग तरीके से, और वो भी अमेरिकी काउंसुलेट। फिर सलीम ने जब अपनी जो खबरी वाला जाल है उसे फैलाया तो पता चला कि वो दोनों मुंबई में मौजूद जो अमेरिकी काउंसुलेट है उस पर धमाका करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उस जगह की रेकी कर रहे हैं। और अगर ये धमाका अंजाम हो जाता तो समझिए कि एक तरह से जब बाद में जांच होती इसकी, तो इसमें पता चलता है कि सलीम लंगड़ा भी उनके साथ मिला हुआ है, जो उनके रेकी में शामिल था, उन्हें वहाँ लेकर जाता था वो। और अगर इस केस में वो फंस जाता सलीम लंगड़ा, तो उसके खबरी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर आतंकवाद के जो भी आरोप होते हैं वो लगते उसी हिसाब से होता। इसलिए वो क्या करता है कि तुरंत आईबी के एक अधिकारी से जाकर मिलता है, जिनका वो खबरी भी होता है, और उन्हें सारी बात बता देता है कि जाने अनजाने में वो कुछ आतंकवादियों के साथ है कुछ दिनों से। तब आईबी के अफसर उससे कहते हैं कि अगर तुम अचानक से उनका साथ छोड़ दोगे तो उन्हें शक हो जाएगा और वो गायब हो जाएंगे, इसलिए उनके साथ ही रहो, उनके प्लान का पता करो। फिर आईबी ऑफिसर जैसा कहते हैं सलीम वैसा ही करता है, और कुछ दिनों बाद आईबी ने दोनों विदेशियों को गिरफ्तार करके उन्हें उनके देश डिपोर्ट करवा दिया। हालांकि ये बात सोचने वाली थी कि जिन लोगों पर भारत में हमला करने का आरोप था, गिरफ्तार करने के बाद उनकी जांच करने की जगह, उनसे पूछताछ करने की जगह उन्हें डिपोर्ट क्यों कर दिया गया। इधर दिन बीतते गए और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और वापस से सलीम भी अपने काम पर लग गया, बाकी सब कुछ भी नॉर्मल हो गया। लेकिन सलीम की जो पहचान थी वो विदेशियों तक जाहिर हो चुकी थी। अब सलीम एक तरह से समझिए कि अंडरवर्ल्ड में उसके बारे में लोगों को पता चल गया था। फिर सितंबर 2007 को सलीम अपनी पत्नी मुमताज़ के साथ स्कूटर पर सवार होकर मुंबई के दरखाना के पास से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उन दोनों की वहीं मौत हो गई। उस वक्त ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सब नॉर्मल एक्सीडेंट ही साबित हुआ। पर सवाल उठते रहे कि सलीम लंगड़े की मौत एक हादसा था या फिर सुपारी की थी, क्योंकि उसके जान के पीछे तो बहुत सारे लोग थे। हो सकता है किसी ने मरवा दिया हो, लेकिन मामला जो है पूरा एक्सीडेंट जैसा ही रहा। सुपारी किलिंग की बात आगे इसलिए भी उठी क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था ना और ट्रक ने सलीम को स्कूटर को टक्कर मारी थी, तो वहाँ मौके पर एक चश्मदीद भी मौजूद था। हालांकि उसे उस रोज कहीं विदेश जाना था, इसलिए वो पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा था कि जिससे कि उसकी फ्लाइट छूट जाए, इसलिए वो कुछ बोलता तो नहीं है उस वक्त। लेकिन बाद में उसने एक मेल के जरिए अपनी बात कही कि ये एक सुपारी किलिंग ही है, क्योंकि वो खबर पढ़ रहा था ना बार बार कि सलीम लंगड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट है, एक सुपारी किलिंग नहीं है, ऐसे ऐसे खबर छप रहे थे। उसने बोला नहीं नहीं ये सुपारी ही किलिंग है, क्योंकि ड्राइवर ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारा
और उसके बाद वो रिवर्स लेकर दोबारा से सलीम के ऊपर उस ट्रक को वो चढ़ाता है। मतलब अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट होकर वो आगे निकल जाता, रिवर्स लेकर वापस से थोड़ी ना उसके ऊपर वो ट्रक चढ़ाता। मतलब कोई उसे जान से मारना चाह रहा था। उस वक्त सारे खबरियों ने भी अपना चेहरा ढककर एक विरोध किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम खबरी जान पर खेलकर खबर लाते, अगर हमारी सुरक्षा की बात नहीं होगी, हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, इस मामले में कुछ भी साफ नहीं हुआ कि सलीम लंगड़े का वो एक्सीडेंट था या फिर सुपारी की। हालांकि माना यह जाता है कि सलीम के मौत के पीछे दाऊद केडी कंपनी का हाथ है। ये भी सच है कि दाऊद ने कभी अपने मुखबिरों को जिंदा नहीं छोड़ा। जो भी दाऊद के खिलाफ गया उसे ढूंढ कर मारा गया। परदेसी की कहानी तो मैंने सुनाई ही थी कि वो दाऊद के लिए एक सुपारी किलिंग करने गया था, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने दाऊद का नाम बोल दिया। दाऊद की गिरफ्तारी भी हुई थी उसके बाद। फिर उसके बाद दाऊद ने कई सालों तक उसे ढूंढता रहा कई देश में, और जब वो वापस मुंबई आया तो उसे जान से मार दिया। हालांकि इसमें दाऊद का नाम सीधे सीधे नहीं आया, लेकिन सबको पता था कि दाऊद ने ही उसे मरवाया था। तो हो सकता है सलीम लंगड़े की मौत के पीछे भी वही हो। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही थी कहानी भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर खबरी सलीम लंगड़े की। इसके बारे में भी आप क्या सोचते हो वो लिखिएगा, मन में कोई सवाल है वो भी लिखिए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें देखने वाले ज़्यादातर लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूंगा आपको किसी और सफर में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।